नमस्ते विद्यार्थियों। कल की जो क्लास हुई थी उस क्लास में हमने लास्ट में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। जो शेष रहा उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कल जो हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। खूब एग्जामों में पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष बना। तो हमें याद रखना है रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष बना था। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बना। अब देखिए इसके तहत हुआ क्या क्या और ये क्यों बनाया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये बनाया क्यों गया। तो जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु सबसे पहली बात है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। अब देखिए इस एक्ट के तहत हुआ क्या क्या। अब देखिए पहला हम यहां सबसे पहले बात करेंगे कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले बंगाल का केवल गवर्नर था, अब उसमें एक नया वर्दी कर दी गई और क्या कहा गया है, बंगाल का गवर्नर जनरल। और कल हमने बात की थी, देखिए बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये दोनों एक ही था, वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए विद्यार्थियों ध्यान दें, इसी एक्ट के तहत जो रेगुलेटिंग एक्ट आया इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद में देखिए आगे हम बात करें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का गठन। जो गवर्नर जनरल है इसकी कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया और इसमें सदस्यों की संख्या रखी गई 4। इसमें सदस्य कितने रखे गए, 4। तो हमें यह ध्यान रखना है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का गठन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया और इसमें सदस्य संख्या कितनी रखी गई, 4 सदस्य संख्या रखी गई। इसके बाद में देखिए इसी एक्ट के तहत और क्या होता है, इसी एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया किसके तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। तो देखिए कई बार प्रश्न ये पूछ लेते हैं किस एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखेगा। तो ये क्या कर लेगा, नियंत्रण रखेगा। देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्य क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का काम करेगा। कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बाद में देखिए इसी एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया और यह सर्वोच्च न्यायालय 1974 में गठित हुआ था। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं देखिए बहुत से विद्यार्थी ये देख रहे हैं, सोच रहे होंगे कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय है वर्तमान में दिल्ली में है, क्या ये पहले कोलकाता में था क्या। देखिए वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है ये स्वतंत्रता के बाद गठित किया गया था। तो देखिए हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय जब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थापित किया गया, कोलकाता में स्थापित किया गया। कोलकाता कब गठित हुआ, 1774। इसी 1774 के तहत देखिए इस सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या देखिए 1+3 अर्थात 4। 1+3 अर्थात 4। एक कौन है, मुख्य न्यायाधीश है। यहां ये कौन हो गया, मुख्य न्यायाधीश। और यहां मुख्य न्यायाधीश कौन था, सर एलिजा इम्पे। यहां मुख्य न्यायाधीश कौन था, सर एलिजा इम्पे। अब देखिए हमें इसी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थोड़ी टॉपिक से हटकर बात करते हैं। देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय है अगर इसकी हम बात करें तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया। इस अधिनियम के तहत 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय का प्रावधान, संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो संघीय न्यायालय देखिए 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित किया गया। दिल्ली में स्थापित देखिए 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थापित किया गया। फिर देखिए आगे 1 अक्टूबर 1937 को सर मॉरिस गवायर है। यहां सर मॉरिस गवायर, सर मॉरिस गवायर को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। सर मॉरिस गवायर को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। अब देखिए मैं बात करता हूं इसके बाद संघीय न्यायालय का जो उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी बनता है सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। और यह जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में
28 जनवरी 1950। यह हमें ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। अब देखिए यहां दोनों में अंतर करना है हमें, एक सर्वोच्च न्यायालय यह आ गया और एक सर्वोच्च न्यायालय यह आ गया, दोनों में अंतर क्या है? देखिए ध्यान दें, अगर पर्सन यह पूछता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई, तो हम आंसर देंगे कोलकाता में की गई। कब की गई? 1774 में की गई। फिर उसका दूसरा प्रश्न अगर आ जाए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ, साधारण प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ, तो वो आंसर आएगा हमारा 28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ। कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अब देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया, तो इसके वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में इसमें 33+1, ये तो क्या है, न्यायाधीश याद रखने हैं कि वर्तमान में इसे न्यायाधीश कितने हैं, 33+1 अर्थात 34, एक मुख्य न्यायाधीश हो गया और 33 अन्य न्यायाधीश हो गए। साथ ही में यह भी ध्यान देना है सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश कौन है, वर्तमान न्यायाधीश, ये देखिए करंट अफेयर्स जोड़ लो इसको, सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान न्यायाधीश कौन हो गया, शरद अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। अब देखिए यहां 4-5 प्रश्न बन रहे हैं, वो सभी ध्यान में दें। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, शरद अरविंद बोबड़े। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ, 28 जनवरी 1950। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 33+1। अब सर्वोच्च न्यायालय से पहले भारत में क्या था, संघीय न्यायालय। अब संघीय न्यायालय का कार्य कौन करता है, आपसे ये प्रश्न पूछ ले। अगला प्रश्न बन रहा है यहां कि वर्तमान में संघीय न्यायालय का कार्य कौन कर रहा है, तो वर्तमान में संघीय न्यायालय के देखिए उत्तराधिकारी कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। तो वर्तमान में संघीय न्यायालय का जो है कार्य कौन कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। अब आपसे प्रश्न ये पूछे संघीय न्यायालय कब बना, तो 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय बना। किस अधिनियम के तहत बना, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब यह प्रश्न बनेगा यहां से, अगर हम इसकी बात करें तो यह प्रश्न क्या कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई, तो कोलकाता में की गई, 1774 में की गई। और ध्यान रखना है न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, यहां 1+3 = 4। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। इसके बाद में देखिए जो कंपनी भारत में व्यापार कर रही हैं, तो कंपनी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के व्यापार को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत यह कहा गया कि कंपनी भारत में 20 वर्षों तक और व्यापार करेगी। तो 20 वर्षों तक व्यापार करेगी, तो 20 वर्षों की अगर हम बात करें अर्थात 1773 से 20 वर्षों तक पहुंचेंगे तो 1793। देखिए सीक्वेंस से 20 वर्ष का, और ये 20-20 वर्ष बढ़ते जाएंगे आगे। देखिए बहुत से विद्यार्थियों को यहाँ ये जो अधिनियम है वो याद नहीं रहते हैं कि कौन सा कब आया, तो 1793 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट बना था। इसके बाद में 1793 का चार्टर एक्ट बना, चार्टर एक्ट। 1793 के बाद में 20 वर्षों के लिए कंपनी का व्यापार और बढ़ा दिया गया। तो 1793 के बाद में अगर हम बात करेंगे तो 1813 का चार्टर एक्ट बना, चार्टर एक्ट। और 1813 के चार्टर एक्ट के बाद में 20 वर्षों के लिए व्यापार करने का और बढ़ा दिया गया इनका। तो ये कहां तक पहुंच गए हमें, 1833 का चार्टर एक्ट।
अब कंपनी को यहां केवल व्यापार करने का अधिकार ही दिया गया और वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कहां तक? 1853 तक। तो 1853 का चार्टर एक्ट। ये देखिए, ये कंटिन्यू अगर हम 20-20 वर्ष का सीक्वेंस रखें यहां, तो इस प्रकार से ये प्राप्त हो सकता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, फिर 1793 का चार्टर एक्ट आ गया, फिर 1813 का चार्टर एक्ट आ गया, फिर 1833 का चार्टर एक्ट आ गया, और उसके बाद में हम बात करें 1853 का चार्टर एक्ट आ गया। अब इसके बाद में देखिए, आगामी जो हमारा टॉपिक है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए, जो इनके बीच में एक एक्ट आया था उसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। अभी हम इसकी बात करते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद इसमें चले हम, तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट यह बना था 1784 में। खूब बार मिलान कीजिए वाले प्रश्न आते हैं और उनमें इस प्रकार से आ जाते हैं: रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम। तो हमें उनको सम्मिलित करना होता है, मिलान करना होता है। तो देखिए, ध्यान दें, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट बना। अब देखिए, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये क्यों बना? क्यों? तो इसके तहत देखिए, अगर इसकी हम बात करें तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने हेतु, की कमियों को दूर करने हेतु रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने हेतु क्या बनाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट बना। अब ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसके तहत क्या हुआ? देखिए, ध्यान दें, इसके तहत जो कंपनी है, कंपनी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके व्यापारिक व राजनीतिक अधिकार अलग अलग कर दिए गए। ध्यान दें, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार अलग अलग कर दिए। इसका मतलब है, पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापारिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार दोनों थे। अब ध्यान दें, इन राजनीतिक अधिकारों पर अंकुश लगा दिया, अर्थात यहां ब्रिटिश संसद का प्रभुत्व स्थापित हो गया। देखिए क्या बनता है, इसी एक्ट के तहत एक 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित किया गया। कितने सदस्य थे इसमें? 6 सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना ये ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य था भारत में राजनीतिक गतिविधियों का संचालन करना। अब देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, इसमें 6 सदस्य हैं, भारत में राजनीतिक गतिविधियों का यह संचालन करेगा। इसके साथ ही मैं और बात करूं, देखिए पहले बना था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास हैं व्यापारिक अधिकार, व्यापारिक अधिकार। अब यहां देखिए, कंपनी के व्यापारिक अधिकार अलग हो चुके हैं और कंपनी के राजनीतिक अधिकार अलग हो चुके हैं। राजनीतिक अधिकारों के लिए बन चुका है बोर्ड ऑफ कंट्रोल
और व्यापारिक अधिकारों के लिए बन चुका है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसका अध्यक्ष जो है 1858 के अधिनियम के बाद भारत सचिव कहलाएगा, भारत सचिव कहलाएगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष है 1857 की क्रांति के बाद, या हम कहते 1858 के अधिनियम के बाद भारत सचिव कहलाएगा। अब एक प्रश्न और बनता है यहां, मैं ये कह दूं प्रथम भारत सचिव कौन था? प्रथम भारत सचिव कौन था, यह प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, देखिए प्रथम भारत सचिव कौन था? तो हमारा आंसर होगा लॉर्ड स्टेनली। लॉर्ड स्टेनली प्रथम भारत सचिव था, प्रथम भारत सचिव था। तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ, ये क्यों आया पिट्स इंडिया एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया, और इसने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार अलग अलग कर दिए। राजनीतिक अधिकारों के लिए क्या बना दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। फिर देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या काम कर रहा है? भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके राजनीतिक अधिकारों का संचालन कर रहा है, और इस पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो चुका है। साथ ही हम ये कह दें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था, ये 1858 के अधिनियम के बाद ये भारत सचिव में तब्दील हो जाएगा। तो इससे क्या कहेंगे, बाहर ये प्रश्न बन गया हमारा, प्रथम भारत सचिव कौन था? तो लॉर्ड स्टेनली प्रथम भारत सचिव था। अब आपसे ये कहे कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार किसे दिए गए? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। कंपनी के राजनीतिक अधिकार किसको दिए गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो इसके बाद में आगे देखिए, अब आगामी आ जाता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। यहां हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। इस एक्ट के तहत क्या हुआ? कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों तक बढ़ा दिए गए। 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिए गए। बीस वर्षों के लिए और बढ़ा दिए गए। साथ ही और क्या हुआ देखिए, इसी एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। यहां देखिए बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है इसके सदस्यों को वेतन कहां से दिया जाने लगा? भारतीय राजस्व से इनके सदस्यों को वेतन दिया जाने लगा। इसके बाद में और देखिए, जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी, इन्हें प्रेसिडेंसियों पर इन प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ही कर दिया गया। ध्यान दें, पहले इस 1793 एक्ट से पहले मद्रास का अलग गवर्नर होता था, बंबई का अलग गवर्नर है, बंगाल का अलग गवर्नर है। अब क्या कर दिया गया है? बंगाल के गवर्नर को ही मद्रास और बंबई
जो है बंगाल गवर्नर के अधीन कर दी गई है। इसके बाद में देखिए अगला जो एक्ट आता है वो आता है 1813 का चार्टर एक्ट। अब देखिए 1813 का चार्टर एक्ट, यहां हमें क्या ध्यान में रखना है, जो 1813 का चार्टर एक्ट है इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए, समाप्त किए गए। किनको छोड़कर? चीन के साथ व्यापार व चाय के व्यापार को छोड़कर। चाय के व्यापार को छोड़कर। अब ध्यान देना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो अधिकार शेष हैं अभी, एक तो कौन सा, चीन के साथ व्यापार और एक चाय का व्यापार। एकाधिकार का मतलब होता है कि चीन के साथ व्यापार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और चाय का व्यापार कौन करेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश अन्य जो व्यापारी थे वो भी भारत में व्यापार करने लगे। इसके बाद में देखिए, इसके बाद और हम बात करें इस एक्ट के तहत और क्या हुआ। इस एक्ट के तहत जो ईसाई धर्म प्रचारक हैं, ईसाई धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म प्रचारकों को धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई, अनुमति प्रदान कर दी गई। अर्थात अब ईसाई धर्म प्रचारक भारत आ सकते हैं और वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और क्या हुआ इसके तहत, लास्ट बात हमें ध्यान में रखनी है। अब देखिए इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को भारतीय शिक्षा पर खर्च के लिए, भारतीय शिक्षा पर खर्च के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक बजट दिया गया, वार्षिक बजट दिया गया। अब देखिए 1813 का जो चार्टर एक्ट बना उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, चीन के साथ व्यापार साथ वो रहा और एक चाय के साथ, चाय का व्यापार, इन दो को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान कर दी और गवर्नर जनरल को भारतीय शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए का वार्षिक बजट तैयार कर दिया। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, कल हम बात करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। धन्यवाद।